सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, पंजाब की गवर्नमेंट तो उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर रही है। ये पंजाब की सरकार पहली बार नहीं कर रही। SYL के इश्यू के ऊपर भी बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बजाय कैसे उस फैसले को लटकाया जाए, इसके लिए भगवंत मान ने जो है असेंबली बुला ली थी, चीफ मिनिस्टर, और उस असेंबली के अंदर उस पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि उसको इलीगल करार दे दिया गया था असेंबली को गवर्नर की तरफ से। फिर उसने एक डिबेट करी, सारी पार्टियों को बुलाया और ये कहा कि लुधियाना में और आकर के इस पे चर्चा करते हैं। वहाँ पे भी उसने जो जितने भी तथ्य रखे मीडिया के सामने, वो सारे के सारे जो बातें उसने कही, उसमें से 90% बात जो है झूठ थी। उसको यही पता नहीं था कि SYL नहर का पानी कहाँ जाना है, हमारा हिस्सा कितना है। उसने तो ले दे करके सबसे पहले बादल साहब को टारगेट किया उसने, जबकि SYL का जब फैसला हुआ था पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो ट्रीटी साइन हुई थी, और उन्होंने ये कहा कि प्रकाश सिंह बादल अपने खेत में पानी ले जाने के लिए SYL का पानी हरियाणा को देना चाहता था। तब स्वयं झूठ बोलने के, मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो फिर उस पद की गरिमा खत्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर है अपने सख्ती से इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, चाहे वो SYL का है और चाहे ये इस पराली वाले मामले का है। आज की डेट के अंदर बात हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान इसकी नहीं है। इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, इस चीज़ को देखने की है। हमारी जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन पे इफेक्ट आता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पे बहुत इफेक्ट आता है। ये तो जहरीली गैस है, इससे जहाँ मनुष्य पे इफेक्ट है वहाँ पक्षियों पे भी इफेक्ट है, बर्ड्स पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इस मामले में सरकारों को भी सख्ती अपनानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पंजाब में ये हो गया, हरियाणा के किसान ने ये कर दिया, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा दो, उनको इम्प्लीमेंट्स हायर करके दो, सब्सिडी पे दो, ताकि उस पराली को जलाने की बजाय उस पराली का यूज़ कर सके, उससे 2 रुपये की इनकम उसकी और ज़्यादा हो सके। आप सीधा सा प्रोत्साहन दे दो पराली का जो है, पर एकड़ का 10,000 रुपया दे सरकार, कोई किसान नहीं जलाएगा, सारा निकालेगा, सारा निकाल करके सरकार जहाँ कहेगी वहाँ पहुँचा देगी। आप एक इंडस्ट्रिस्ट को तो जो है हजारों करोड़ रुपया लोन दे देते हैं और उसकी 6 यूनिट हो जाती है तो हजारों करोड़ रुपया उसका माफ हो जाता है। ताज़ा उदाहरण है आपके सामने, जो यहाँ से राज्यसभा का मेंबर था चंद्रा, जो है सुभाष चंद्रा, पिछले दिनों RBI ने उसका 5,000 या 6,000 करोड़ रुपया जो है माफ़ किया, जो उसने लोन लिया हुआ था, जो भर नहीं सका था, जिसमें कहते तो ये अभी आजकल वो एक बैंक से डिफ़ॉल्टर हो जाता है ना, क्या करते हैं उसको, हैं नहीं, दिवालिया तो ही जाता है, उसको NPA में चला जाता है, और NPA में जाने के बाद सारी संपत्ति जो है बैंक ले जाता है और फिर बैंक उसको ऑक्शन करता है। वो करता है छोटे लोगों की, जिनकी अप्रोच नहीं है,
जिनकी अप्रोच है, जिनका सरकार में कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी बहुत पहचान है, वो लोग उसका फिर फ़ायदा उठाते हैं। सुभाष चंद्रान कितना बड़ा फ़ायदा भी उठाया इस चीज़ का। अगर एक व्यक्ति का इतना रुपया आप बैंक माफ़ कर सकता है, सरकार माफ़ कर सकती है, तो फिर किसान को देने में क्या दिक्कत है उनको? पर किसान को देने की बजाय किसान को कमज़ोर करने के लिए रोज़ाना योजनाएं बनती है। ये जो इस तरह के बयान देते हैं, आपने बताया कि उस ढांडा ने कोई बयान दिया है, आप मुझे बताओ, स्वयं बयान देने के कोई काम करता है? धरातल पे तो कहीं नहीं, अखबार में ही है। कई लोगों को कीड़ा है जिनको सिर्फ बयान देने से मतलब है, जिनको उल्टी सीधी बातें करने में मजा आता है। पंजाब के लोग भी इसके लिए कसूरवार नहीं कह सकता मैं, किसान जो पराली जला रहा है, उसकी मजबूरी है। अब उसने अगली फसल नहीं बोनी अपनी, उसको निकालने के लिए आप साधन उपलब्ध करा रहे। जो सरकार का काम है, सरकार क्यों नहीं कर रही उस काम को? बजाय उसको प्रोत्साहित करने के आप उसको डरा रहे हो, मुकदमे दर्ज कर रहे हो, आप उसको पेनल्टी लगा रहे हो, उससे पैसा वसूल कर रहे हो। आप उसको प्रोत्साहन राशि दो ताकि वो जो है आपको उस चीज़ के लिए अच्छे तरीके से उसका समाधान कर सके। नगर में जहरीले शराब की 7 लोगों की मौत हो गई और आपने भी शराब का मुद्दा काफ़ी उठाया है, सत्र में भी उठाया है, लेकिन अब फिर ऐसे मामले सामने आए जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। अगर सरकार सोनीपत के मामले में सख्ती करती, जो सोनीपत में जहरीली शराब से मरने वाले लोग थे और जिन लोगों ने उस वक़्त उस शराब की सप्लाई करी थी, उन लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमे बनाते हैं, उनके खिलाफ सख्ती करते हैं। या पानीपत में जो जहरीली शराब से मरे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज फिर यमुनानगर में 6-7 लोगों की जान नहीं जाती। सरकार जो है सख्ती करने की बजाय ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं शेल्टर देने का काम करती है और उसकी वजह से ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। पुलिस की नाक के नीचे सारे काम होते हैं। जब कोविड था और लॉकडाउन था पहला, तो पूरे देश के हालात ऐसे थे कि कोई भी आदमी कहीं भी आ जा नहीं सकता था, पड़ोसी के साथ बात नहीं करता था। मैंने इस तरह के हालात देखे उस वक्त भी नशे की और शराब की कोई कमी नहीं थी। उस वक्त भी चिट्टा बहुत बिकता था, उस वक्त भी शराब जो है शरेआम बिकती थी, जबकि ठेके तो सारे बंद थे। तो इसका मतलब तो सरकार ने ही शराब बिकवाई, सरकार ने नशा बिकवाया। आज भी सरकार दोषी है इसके लिए। कल को केवल ऐसे 2-4 लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ देंगे कि भी ये ला करके इसने बेचने का काम किया था। अब वो किसने बनाई, कैसे बनी, उसकी तय तक नहीं जाएंगे। उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। और वो लोग मिलेंगे जो सरकार के कहीं ना कहीं संबंध रखने वाले लोग हैं। क्या जांच, आप क्या कहते हो, जांच नहीं होनी चाहिए मरने के बाद किसी के? हैं? अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार लोगों की हितैषी है, फिर तो ये डिमांड हमें करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि किस एजेंसी से जांच हो। जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए इन चीज़ों की, ताकि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस तो अगर इस मामले में कोई जांच करेगी तो फिर ये कांड होते ही नहीं।
पुलिस थोड़ी कोई इन चीज़ों को, अगर ईमानदारी से पुलिस को छूट दो काम करने की, तो फिर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं आगे बढ़ सकती। फिर तो दहशत होगी पुलिस की, लोगों में डर होगा, भय होगा। कानून का भय जरूरी है। अब लोगों में कानून का भय कहाँ है? पंजाब में आए दिन इस किस्म की घटनाएं होती है कि किसान मजबूर होकर के जब पराली जलाता है तो अधिकारी जाकर के उसको रोकते हैं, वो अधिकारियों को कहते हैं तुम जलाओ। सरकार द्वारा लगातार जो है वो बड़ी घोषणाएं की जा रही है। हाल ही में गन्ने के रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। गन्ने का रेट तो सिर्फ और सिर्फ किसान के साथ मजाक है। गन्ने की पिराई भी शुरू नहीं हुई। ये कहते हमने सर्वाधिक रेट दे दिया। महंगाई भी तो तुमने दी है सर्वाधिक। गन्ने का रेट बढ़ाओ आप, खाद का रेट कितना बढ़ा उस हिसाब से, महंगाई कितनी बढ़ी है उस हिसाब से, कीड़े मार दवाइयों के रेट कितने बढ़े हैं उसके हिसाब से। उनके रेट तो कई कई गुना बढ़ गए और गन्ने का रेट 12-14 रुपये क्विंटल बढ़ाया जाता है। इसका मतलब किसान को मारने का एक रास्ता निकाल रहे हो नया नया। गन्ने का कम से कम रेट जो है वो 470 रुपये क्विंटल होना चाहिए, तब जा कर के किसान की लागत जो है वो आती है। इसके अलावा दो सर रेट एक साथ अनाउंस किए सर, अगले हैं? साल 2 रेट एक साथ अनाउंस किए, अगली बार के लिए भी 400 रुपए रेट अनाउंस अभी से इसी सीजन में कर दिए। अगली साल तो हम तय करेंगे, ये कौन होते हैं तय करने वाले? अगले साल तो नई सरकार बन जाएगी, वो तय करेगी। खट्टर साहब तो 2024 अक्टूबर से पहले पहले जो बात करनी है वो करे, उसके बाद की नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भाजपा जसपा सत्ता में नहीं होगी, सत्ता से बाहर होगी। बुढ़ापा पेंशन जो है वो भी बढ़ाई गई है। 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है। मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि कोई चीज़ बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ महंगाई जरूर देखो कि महंगाई कितनी बड़ी है। आज आपके घर का खर्च जो है कई गुना नहीं बढ़ गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कई गुना। आमदन क्या है आपकी? आमदन तो वही की वही है। अगर खर्चे बढ़ जाएंगे, कपड़े की कीमत बढ़ गई, जूते की कीमत बढ़ गई, बच्चों की फीस बढ़ गई, स्कूलों में हर साल बढ़ती है। कोई चीज़ आप मुझे एक भी बता दो जो आप बाज़ार से लेने जाते हो, चाहे वो टूथब्रश है, पेस्ट है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, उसके हर साल दाम बढ़ते हैं। महंगाई के मुताबिक सारी चीज़ें बढ़ानी चाहिए। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बसों के भाड़े महंगे हैं, बिजली महंगी है, सस्ता क्या है बताओ? किस तरीके से देखते हैं सर 3000 रुपये बढ़ाना बुढ़ापा पेंशन कितना, किस हद तक जो है बढ़ाई जानी चाहिए थी? बीजेपी का जिक्र करें, वो भी कहते थे कि गठबंधन में आएंगे तो 5100 तो वो कह रहे थे कि हम करेंगे। मैं कहता हूँ 5100 से भी काम नहीं चलता बुजुर्ग। आज दवाइयाँ कितनी महंगी है। ये कहते हैं हम फ्री में इलाज करते हैं। एक एमएलए को मेडिकल की सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है, और मैं मेरे पैर के अंगूठे का इलाज करवाने के लिए गया एक हॉस्पिटल में, जहाँ लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री की फ़ोटो थी, मुख्यमंत्री की फ़ोटो थी, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड में है वो। उसको बुला देने अपने रमेश को, मैंने उसको पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा में सबसे सस्ती स्वास्थ्य सेवा, ये उस पर हेडिंग था। और मैं जब जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, डॉक्टर को मैंने अपना पैर दिखाया, जब उसने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 दिन रखेंगे, अगले दिन सुबह जब मैंने बिल पूछा कितना है, 1,85,000 रुपये का बिल था मेरा। मैंने पूछा ये किस चीज़ के बताओ तो सही मुझे, ऐसा कौन सा तुमने ट्रीटमेंट किया? उन्होंने मुझे कहा कि ये बिल आप देख लो। मैंने वो बिल लिया, बिल भरा वहाँ पे, और उसके साथ जहाँ वो लिखा हुआ था प्रधानमंत्री का
मुख्यमंत्री का फोटो था, वहाँ से फोटो खींची, स्पीकर के पास भेजी, मुख्यमंत्री के पास भेजी। मैं बोले ये हालत है तुम्हारी स्वास्थ्य सेवाओं की। अगर एमएलए की जिसकी सारी सुविधाएं उसको जिसको फ्री में दी हुई, उसका बिल इतने का है, आम साधारण आदमी का क्या हाल होगा? आम साधारण आदमी अगर कोई सिविल हॉस्पिटल में जाएगा तो अंगूठा कटवा बेसिकली इलाज तो नहीं होगा। आदमी इलाज तो कराएगा कि नहीं कराएगा? अरे वो जो अपना बिल था हॉस्पिटल वाला, उसकी फोटो है तेरे पास? ये लिया निकाल के इनको दे सबको। अरे वो उसकी फोटो के साथ है क्या? प्रधानमंत्री उसकी, वो भी ला काट। और सर, जिस तरीके से आपने 2 डिप्टी सीएम बनाने का जो ऐलान किया है ओबीसी और एससी वर्ग से, कांग्रेस ने भी 4 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जातिगत राजनीति में जो है वो नहीं मिलते हैं और हम किसी सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति करने वाले लोग बीजेपी के हैं। जितना जात पात धर्म और मजहब का जहर ये लोग घोलते हैं, कोई भी नहीं घोलता। इन्होंने हमेशा ही जात पात की, मजहब की राजनीति करी है। क्या ये लोग जाति जनगणना की बात उठाएंगे सर? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं, कराएंगे। हमारा राज बनने के बाद हम कराएंगे। सर इसी में हर जाति विशेष वर्ग के व्यक्ति को दबाने की बजाय उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारी ये सोच रही है। आप चौधरी देवीलाल से लेकर के अब तक की हमारी जो राजनीति है, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमने हमेशा गरीब आदमी को आगे बढ़ाया। हमने ऐसी ऐसी जातियों के लोगों को एमएलए और एमपी बनाया है जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हम गांव के सरपंच भी बने। हमने उस समाज के लोगों को मंत्री के पदों पर बैठाया, हमने उनको एमपी बनाया, हमने उनको एमएलए बनाया, हमने उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करी है। सर इसी में बोलना चाहूँगी, जिस तरह से आपको नहीं लगता कि हरियाणा में जातिगत राजनीति जो है वो हावी हो रही है? जिस तरह डिप्टी सीएम बयान, और इसी में अभी सत्ता पक्ष के एमएलए अपने रामकुमार गौतम जी का भी एक बयान आया है 2 दिन पहले। वो कह रहे हैं कि जाट मुख्यमंत्री की सीट की तरफ देखता है, कि वैसे जाटों के पास सबसे ज्यादा इस टाइम भी मंत्रालय है हरियाणा में। रामकुमार गौतम तो जाट के प्रति जहर से भरे हुए व्यक्ति हैं। वो जाट के नाम से नफरत करते हैं। आप उनके इलाके में जाकर के किसी से पूछ सकते हो। आप भी अगर उनके साथ जाट का नाम लोगे, उनके हम बदल जाते हैं। फिर वो सफाई भी बहुत देने की कोशिश करी उसने। फिर बाद में उसने ये भी कहा, मैंने पढ़ा वो इंटरव्यू सारा, कि जाटों के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, एचएस में इतने आगे। हाँ, उसी में मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने वो सारा सुना है उसका। बाद में उसने उसको कोशिश करी भी, तेने कह दिया हर कल को इन जाटों में फिर जाना पड़ेगा। अरे ये जाट यादा ठीक है, जाटों की खराब नहीं है। और आज के लिए सोशल मीडिया याद करा देता है कितनी पुरानी बात है। आप किसी भी जाति को टारगेट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। राजनीति करनी है। आप एक तरफ तो ये कहते हो कि मैं पूरे प्रदेश की भलाई के लिए लड़ूंगा, मेरे लिए प्रदेश सम्मान है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी जातिवाद, जात पात का जहर खोलने में कमी नहीं छोड़ी। आपने देखा नहीं, मुख्यमंत्री ने पंजाबी की बात करी थी एक बार, खुद पंजाबी को कहा कि मैं पंजाबियों का मुख्यमंत्री हूँ। पंजाबी कम्युनिटी का एक कार्यक्रम था, उसमें कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी कौम का रखवाड़ा हूँ, मैं तुम्हारी कौम का मुख्यमंत्री हूँ। जबकि वो लोग पीड़ित हैं आज, व्यापार करने वाला हर व्यक्ति पीड़ित है आज। इस सरकार से कोई ये कह करके कि मैं इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तो समझो वो सबसे ज़्यादा दुखी है। आज कोई महंगाई की मार पड़ रही है, वक्त कोई जाति विशेष के लोगों पे थोड़ी, पूरे प्रदेश और देश के लोगों पे। अगर आज कानून व्यवस्था के हालात खराब होने की वजह से लोगों के सामने परेशानियां क्या किसी एक को है, सबको है। ये बहुत जहर फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन अब नहीं कामयाब होंगे। अब खास करके युवा पीढ़ी जो है वो सबक देगी इनको। सर,
बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता नीतीश कुमार द्वारा जो बयान दिया गया है, हालांकि उन्होंने माफ़ी जरूर मांगी है, लेकिन एक मैसेज जो गलत मैसेज गया है। मैंने कल वो वीडियो वायरल हुआ वो देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 4 दफ़ा एक मुख्यमंत्री के पद पे रहा व्यक्ति और नीतीश जी जैसा शालीन आदमी विधानसभा के अंदर किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। वहाँ उनकी अपनी पार्टी की अपोजिशन की जो महिलाएं मेंबर थी वो बैठी हुई थी। जब उन्होंने वो बातें कही तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे व्यक्ति अगर आज इस किस्म की भाषा विधानसभा में लोकसभा में बोलने लगेंगे। अब जैसे लोकसभा में एक समिति बनाई गई थी जिसमें टीएमसी के एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उसको समिति में बुलाया गया था और उसके साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा के लोगों ने किया, हम उसको तो कंडम करते हैं, पर नीतीश जी अगर कोई गलत कहे तो उसको भी कंडम करना सबकी जिम्मेवारी बनती है। नीतीश जी जैसे व्यक्ति को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। माफ़ी मांगना कोई किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। आप किसी को गाली दो और कहो मैं माफ़ी मांगता हूँ तेरे से, क्या मतलब हुआ? जिसको गाली दी है उसको कितनी पीड़ा होती है। कांग्रेस का संगठन जो है वो बन नहीं पा रहा है, लंबे समय से 9 साल हो गए। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कोशिश कर रहे हैं, प्रभारी दीपक बाबरिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर से डेट्स पे डेट्स मिलती जा रही है। कभी वो बहाना दे देते हैं कि अब चुनाव आ गए, हमारे नेता इधर उधर हैं, कभी सारे नेताओं को कांग्रेस पता पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हालत ऐसी है कि अलग अलग ग्रुपों में बंट गई कांग्रेस, और अलग अलग ग्रुपों में बंटने की वजह से ही आज कांग्रेस जो है अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही। अपोजिशन अगर इस तरह से लड़ेगा तो फिर लोगों के साथ न्याय कौन कराएगा? इसीलिए आज हर आदमी का विश्वास कांग्रेस से भी उठा हुआ है। तभी आपने देखा नहीं 25 सितंबर को लोगों ने किस तरह से मैंडेट दिया इंडियन नेशनल लोकदल को। अब लोगों का फिर विश्वास अगर किसी पार्टी पे राजनीतिक तौर पे ये उम्मीद करे कोई कि हमारे साथ कल को न्याय करा सकते हैं तो सिर्फ हमारी पार्टी है। सर, एक 8 निगमों के और कुछ यूएलबी के चुनाव होने तो पार्टी क्या जाएगी? मार्च से पहले बता रहे कि 3 डेज हैं और 5 जनवरी का नहीं बता रहे। कई दफ़ा इस तरह की डेटें डिसाइड करी है सरकार ने और सरकार भाग रही है, करवा नहीं रही। करवाना चाहिए चुनाव में। चुनाव नहीं होने की वजह से वहाँ के लोगों के सामने बहुत दिक्कत है।